मेरे साथ है शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर। अभी जनसुनवाई की है, लगातार प्रदेश भर से लोग यहाँ पहुंचे हैं। उनकी जनसुनवाई करने के बाद सच वेदनक से रूबरू हो रहे हैं। मदन जी, अभी एक चर्चा आपको लेकर होती है कि आप नवाचार करते हैं, शिक्षा में हो चाहे पंचायत राज में हो। खासकर अभी रिजल्ट आए हैं तो बड़े बेहतर रिजल्ट रहे हैं राजस्थान के बच्चों के। तो आपने जो नवाचार किए, कौन कौन से नवाचार किए जिनका असर देखने को मिला? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा, उनके नेतृत्व में शिक्षा विभाग में सबने अच्छा काम किया है। जैसे कि हमारी जो सचिवालय की टीम है, जैसे हमारे सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर्स हैं, हमारे डीओज हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, शिक्षक हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी हुई है और बच्चों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। उसके कारण से 6% हमारा परीक्षा परिणाम बढ़ा है, ये एक रिकॉर्ड है। इसके लिए मैं हमारे शिक्षा परिवार को सबको बधाई देना चाहता हूं। हमने कोशिश की कि बच्चों को पढ़ाई का समय अधिक से अधिक मिले। इसलिए आपको ध्यान होगा कि शिक्षकों को ये छूट थी कि अपना मोबाइल वो स्कूल में ले जा सकते हैं, कक्षा में ले जा सकते हैं, जो अच्छा नहीं था। मैंने सब ये देखा तो उससे लगा मुझे कि जब एक अकस्मात शिक्षक का फोन आता है तो पढ़ाने का तारतम्य जो होता है उसका टूट जाता है और बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमने पूरी तरह पाबंद किया सभी शिक्षकों को कि आप विद्यालय में कक्षा में जाते समय अपना मोबाइल नहीं ले जाएंगे। और उसके कारण से मोबाइल उठाना नहीं पड़ा, और उठाना नहीं पड़ा तो जो समय जाया होता था उसमें वो पढ़ाई में लगा। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण था कि कुछ अधिकारी कहूं या हमारे शिक्षक कहूं, इनमें से कुछ ऐसे थे जो बिना काम ही ये तर्क देते हुए कि मुझे भैरू जी की पूजा करने जाना है, मुझे बालाजी की पूजा करने जाना है और मुझे नमाज पढ़ने जाना है, और अधिकारी टोकते नहीं थे। तो हमने ये निर्देश जारी कर दिए कि स्कूल समय में केवल शैक्षिक गतिविधियां होंगी। इसके अतिरिक्त कोई भी शिक्षक विद्यालय समय में विद्यालय छोड़कर नहीं जाएगा। और इसके कारण से जो अध्यापक छोड़कर चले जाते थे अब वो बंद हो गए, तो बच्चों को पढ़ाने का समय ज़्यादा हो गया, वो भी एक कारण रहा। तीसरा, हमने कहा कि जो आप एक विषय जैसे कि 100 अंकों का होता है और 20 अंक सत्रांक होते हैं, वो सत्रांक जो होते हैं उस वो मैक्सिमम अध्यापक बच्चों को देते हैं 18, 19, 20, यानी 20 में से इतना देते हैं। बचे 80 अंक। 80 में से लिखित परीक्षा में यदि वो 13 नंबर ले आया, बच्चा तो पास हो जाता है। तो हमको लगा कि ये तो फेल भी पास हो रहे हैं, परंतु क्योंकि केंद्र सरकार का नियम है, राजस्थान सरकार का नियम है, तो हमने उसमें छेड़खानी नहीं की। पर इतना जरूर किया कि 20 में से यदि आप 20 नंबर देते हैं तो आपको 80 में से 40 नंबर लाना ही होगा बच्चे को, और बच्चा नंबर नहीं लाया तो बच्चा तो पास हो जाएगा लेकिन गुरुजी फेल हो जाएंगे। यानी गुरुजी से पूछताछ हो सकती है, कारण पूछा जा सकता है, और असंतुष्ट हुई सरकार तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और एक्शन लिया जाएगा। इसके कारण से सब अध्यापकों में लगा कि ऐसा न हो कि हमारी छोटी सी गलती के कारण से हमारा घर छूट जाए, दूर जाना पड़े, निलंबित हो जाए या और कार्रवाई हो जाए। इसके कारण से सब अध्यापकों ने अपना मन लगाकर पढ़ाना प्रारंभ किया। इसके कारण से भी रिजल्ट बढ़ा है। तो जो नवाचार हमने किए हैं उसके कारण से रिजल्ट बढ़ा है, परंतु इसमें सबका सहयोग है। शिक्षकों का भी सहयोग है, तो हमारे अधिकारियों का भी सहयोग है, तो विद्यार्थियों का भी अपने आप में सहयोग है। यानी यूँ कहूँ तो हमारा शिक्षा का जो प्रबंधन है वो बहुत अच्छा रहा। इसके कारण से परीक्षा परिणाम बढ़े। अंग्रेजी स्कूलों को लेकर तो विपक्ष अभी भी आप पर निशाना साध रहा है। डोटासराय आए दिन हमला करते हैं कि मंत्री जी क्या कर रहे हैं, ना तो बंद कर रहे हैं ना चालू कर रहे हैं अंग्रेजी स्कूलों को लेकर। वह डोटासरा जी थोड़ा सा उनको मानसिक दिवालियापन है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको सोचना चाहिए था कि मैंने राजस्थान के बच्चों के साथ कितना अन्याय किया है कि बिना भवन बनाए, बिना अंग्रेजी शिक्षक दिए और
और दूसरे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बड़ा खड़ा किए, विद्यालय खोल दिए। उससे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ कि बालिकाओं का विद्यालय था और उन्हें को एजुकेशन कर दिया और अंग्रेजी कर दिया। अब जो बच्चों के साथ नहीं पढ़ना चाहती थी गांव में बालिकाएं, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, या जो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया या प्राइवेट स्कूलों में गए। इसके कारण से छात्र छात्राओं का बहुत नुकसान हुआ है और राजस्थान के विद्यार्थी उनको कभी माफ नहीं करेंगे। और ये कह रहे हैं अभी भी कि ऐसी सरकार जो कांग्रेसी सरकार थी, ऐसी निकम्मी सरकार हमने कभी नहीं देखी थी। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर तो दिलावर जी अभी भी सबके जहन में है, क्योंकि आपके यहाँ जो भीड़ आती है वो भी कई ट्रांसफरों के आवेदन लेकर आती है। तो क्या सरकार को ट्रांसफर पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है? थर्ड ग्रेड के टीचरों को लेकर कोई विचार है सरकार का? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है, अभी भी कहते हैं कि स्थानांतरण नीति बननी चाहिए। नीति बन रही है, उस पर डिस्कशन हो रहा है, एक्सपर्ट से राय ली जा रही है और उचित समय पर उसका अनाउंस हो जाएगा जो ही कंप्लीट होगी, क्योंकि वह उप समिति में भी जाएगी, फिर मंत्रिमंडल में जाएगी, फिर वहां से अप्रूव होगी, उसके बाद वो लागू होगी। एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत चर्चा देश भर में हुई है। अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम हुआ था अहिल्याबाई होलकर पर, तब भी चाहे जेपी नड्डा की बात करें या पीएम मोदी की बात करें कि जो शौर्य और साहस सेना ने दिखाया वो मतलब वर्ल्ड वार हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में किया। तो क्या शिक्षा मंत्री होने के नाते इस शौर्य गाथाओं को आप अपने बच्चों तक पहुंचाएं, स्कूलों तक पहुंचाएं, कोई योजना बना रही है सरकार? हाँ, इस पर अभी मैं कोई कमेंट्स नहीं करता। पुनर्गठन को लेकर बात कर लेते हैं मंत्री जी। जो पंचायत राज पुनर्गठन चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि आप जो पुनर्गठन कर रहे हैं अपने चुनाव जीतने की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए कई गांवों को जबरन तोड़ा जा रहा है, जबरन हटाया जा रहा है। जो सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं हमने उस आधार पर हम सब निर्णय कर रहे हैं। और ये तो सच है कि जो सब पार्टियां अपना चुनाव जीतना चाहती हैं, परंतु हम कांग्रेस की तरह नहीं करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। उन लोगों ने तो नगर पालिका की बात है, तीन मतदाताओं पर वार्ड बना दिया था। उन्होंने कई तो बड़े बड़े वार्ड बना दिए, कई छोटे छोटे वार्ड बना दिए थे। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम जो नॉर्म्स तय कर दिए हैं वो नॉर्म्स के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये भी कह रहे हैं कि पंचायत राज मंत्री आप हो, लेकिन पुनर्गठन तो राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, ये डोटासरा कहना है। देखो, मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ। हम सबका सहयोग लेते हैं। जो हमारे सीनियर्स हैं उनका भी सहयोग लेंगे, अनुभवी भी उनका भी सहयोग लेंगे, जनता का भी सहयोग लेंगे। हम सरपंच गणों से भी राय ले रहे हैं, वहाँ से प्रस्ताव आ रहे हैं, हमारे जिला कलेक्टर ने उनको सुनाए, उनके बाद कोई आपत्ति आए तो फिर वो भी सुनिए। हमने सबसे लिए, हम कांग्रेस की तरह नहीं हैं कि मनमर्जी से कुछ भी कर दिया। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, सबकी सहमति लेते हैं, सबसे विचार करते हैं और जो नॉर्म्स भी हमने विचार विमर्श करके तय किया है तो नॉर्म्स के हिसाब से करेंगे और जनता की सहमति भी उसमें शामिल होगी। एक अभियान की बहुत चर्चा है दिलावर जी आपके, एक तो बर्तन बैंक जो आप गाँव में बना रहे हैं और साथ ही सफाई अभियान, क्योंकि मैं कई बार आपके वीडियोस भी देखता हूं जो आते हैं कि आजकल तो पंचायतों में बड़ा भय हो गया, आप जहाँ पहुंचते हैं तो सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन कई जगह ऐसी तस्वीर आती है कि सफाई होती नहीं है, आपके जाने के बाद होती है। तो ये तस्वीर कैसे बदले? कंटिन्यूट सफाई कैसे, क्योंकि बजट तो आता ही है सफाई का। देखो, मैं कहूँ तो ये होगा कि 2004-05 से ही ये बजट आ रहा है, शायद उससे भी पहले आ रहा होगा, लेकिन पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया मुझे पता नहीं। लेकिन 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र जी मोदी हैं, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया और स्वच्छ भारत मिशन को गति दी और उसके कारण से उसमें कुछ प्रगति हुई, परंतु प्रगति शहरों में ज़्यादा हुई, गाँव में कम हुई। अब हमने तय कर दिया है कि गाँव में भी शहरों से अच्छी सफाई होगी और उसमें हमने काम प्रारंभ कर दिया है। ये सच है कि बहुत कम समय में एक साथ इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन स्लोली सफाई का स्तर बढ़ रहा है और हमको सफलता मिल रही है। जहाँ तक बर्तन बैंक की बात आपने कही है कि बर्तन हमारे अभी तक लोग, जहाँ अधिक लोगों को भोजन कराना पड़ता है, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं या कोई दूसरे सम्मेलन होते हैं, वहाँ भोजन कराने के लिए लोगों को डिस्पोजल आइटम का उपयोग करना पड़ता है। डिस्पोजल आइटम हमको नुकसान करता है, कैंसर की बीमारी तक करता है। जैसे पत्तल है और उस पर एक पॉलीथीन की परत होती है,
जो भोजन उसके संपर्क में आता है गरम गरम और उसको खाते हैं तो कैंसर की बीमारी होने की संभावना होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स उसमें चले जाते हैं। दो ना होता है, ऐसे ही हमारा गिलास होता है, गिलास में लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं गरम गरम, उससे कुछ पार्टिकल्स उसके शरीर में चले जाते हैं, तो इस कारण से कैंसर की बीमारियां होती है और भी बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो हमको राजस्थान के लोगों को बचाना है भाई, और इसलिए हमने कहा कि ये डिस्पोजल आइटम बिल्कुल बंद होना चाहिए, और बंद होना चाहिए तो अल्टरनेट तो देना पड़ेगा। तो हमने राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सबसे निवेदन किया है कि गांव गांव बर्तन भंडार बनना चाहिए। हमने सबसे निवेदन किया तो कई गांव में स्वयं जनता ने भी आगे आगे आकर बर्तन भंडार बनाए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर कि बजट में घोषणा कर दी कि 1000 ग्राम पंचायतों में सरकार की तरफ से और बर्तन भंडार बनाने के लिए प्रति पंचायत 1 लाख रुपए दिए हैं। फिर हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, क्यों नहीं माननीय विधायकों को उनका जो फंड होता है, उनकी अनुशंसा पर खर्च होता है, जो 5 करोड़ रुपया होता है, उसमें से सभी ग्राम पंचायतों में 1-1 लाख रुपए की लागत के बर्तन खरीदने की अनुमति क्यों नहीं दे दी जाए। तो हमने उस फंड में से बर्तन खरीदने की अनुमति दे दी। अब कुछ दिनों बाद ही देखेंगे कि राजस्थान की कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां बर्तन भंडार नहीं होगा, और जब बर्तन भंडार होगा तो वहां से लोग बर्तन लेके जाएंगे और अपना काम होने के बाद वापस रख के जाएंगे, और उनको किराया केवल 3 रुपया होगा एक सेट का। 2 कटोरी होगी, 1 चम्मच होगी, 1 गिलास होगा। इसके अलावा यदि कोई अलग अलग भी ले जाना चाहता है तो वो होगा, उसका अलग अलग हमारा किराया होगा, लेकिन मैक्सिमम पूरे सेट का किराया 3 रुपये होगा। इस 3 रुपये में तो डिस्पोजल आइटम आते ही नहीं है, बल्कि इससे भी दुगनी तिगुनी कीमत हो जाती है। इसलिए जनता की बचत भी होगी और गंदगी भी नहीं होगी, और गंदगी नहीं होगी तो हमारी गौमाता भी नहीं मरेगी, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलेगी, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी तो ऑक्सीजन की कमी भी नहीं कमी भी नहीं होगी, और कमी नहीं होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें बन जाती है वो नहीं बनेगी, तो लोग स्वस्थ रहेंगे। सवाल है मदन जी, लास्ट है, हमारी सच वेदर ने खुलासा किया था पीटीआई भर्ती 2022 के फर्जीवाड़े का, आप तक वो मामला पहुंचा था, एसओजी ने भी इसमें पूरे दस्तावेज संपन्न किया गया था, पूरा कोई फर्जीवाड़ा मामला सामने आया था। इसको लेकर क्या आपकी तैयारी है, किस तरह की कार्रवाई करने वाले हैं आप? हमने 134 शिक्षकों को बर्खास्त किया है, और भी जांच चल रही है। जो हमारे पास सब आएगी जांचें, और उसकी सारी विधि सम्मत कार्रवाई पूर्ण करके, और ऐसे लोगों के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करेंगे जैसे हमने पहले बर्खास्त किया था। क्या कोई नवाचार सच वेदर को आप बताना चाहेंगे आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग में या पंचायत राज में और देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? देखो भाई, हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा पेपर बनते हैं, जिसको हम कहते हैं, उनको खंडों में विभक्त करना चाहते हैं। जिसका सिलेबस में से प्रश्न पत्र बनता है, तो सिलेबस को हम 4-5 खंडों में बांट करके फिर खंड वाइज हम प्रश्न पत्र बनाएंगे, और जो फाइनल जो प्रश्न पत्र देंगे तो उसको असेंबल करेंगे, और ऐसे 8-10 पेपर असेंबल करके फिर उसमें से एक देंगे, तो पेपर आउट होने की संभावनाएं बहुत कम रह जाएगी। और आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा काम जो बहुत आसानी से हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको रिट भी कहते हैं, अब की बार जो आपने देखा होगा कि आप लोगों को पता ही नहीं चला, यानी आम लोगों को तो पता ही नहीं चला कि रिट की परीक्षा कब हो गई है। या तो उसके परिवार को पता चला है जिसके परिवार में बच्चा परीक्षा दे रहा है, या खुद को पता था, या शिक्षकों को पता है कि ये परीक्षा होने वाली है। बहुत आसानी से सारी परीक्षा हो गया, कहीं भी किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं हुआ, और वो इस कारण से नहीं हुआ कि हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी थी और मन में पाप नहीं था। पहले इस प्रकार इसलिए हो जाता था कि सरकार के मन में ही पाप होता था, इसलिए वही मिलकर के कई लोगों से पेपर को बेच देते थे या आउट करा देते थे। तो मैंने बात पूरी की आपकी। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ। जो 13 जून है, आने वाली 13 जून, इसको माननीय भूपेंद्र जी जो केंद्र में मंत्री हैं, भूपेंद्र जी यादव, जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं,
वो मेरे विधानसभा क्षेत्र रामजी मंडी में 13 तारीख को पधार रहे हैं। एक कार्यक्रम हमारा मोड़क में जो मंगला में वहाँ होगा और दूसरा कार्यक्रम उनका चेचट में होगा। तो चेचट में होगा उसका आम लोगों से संवाद होगा और इस प्रकार के 2 कार्यक्रमों का आयोजित किया है 13 तारीख को हमने। और एक जो हम इस कार्यक्रम को जो और तेज गति देना चाहते हैं, इसलिए हमने एक कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं, मारो गांव साफ सुथरो गांव। ये नया कार्यक्रम शुरू होगा, ये कब लॉन्च, उसी दिन लॉन्च होगा? 13 तारीख को लॉन्च होगा, मारो गांव साफ सुथरो गांव, ये होगा। थे कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, जिनसे हमने शिक्षा और उनके पंचायत राज विभाग को लेकर तमाम विषय जो जनता के जहन में होते हैं, तमाम वो विषय जिन पर विपक्ष हमलावर होता है, उनको लेकर बात की। मदन दिलावर ने एक एक सवाल का सटीक जवाब दिया और खुद हमलावर हुए विपक्ष पर। और आने वाले दिनों में आपको शिक्षा और पंचायत राज में नवाचार देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।